हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डर 7 रूल 10 ऑनवर्ड्स। ऑर्डर 7 रूल 10 ये बोलता है कि अगर कोर्ट के पास किसी प्लेंट को सुनने की जुरिस्डिक्शन नहीं है तो वो ये कर सकता है कि प्लेंटिफ को बोलेगा कि अब आप इस प्लेंट को लेके जाइए और एक प्रॉपर कोर्ट में इसको फाइल करो जिस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है इस सूट को सुनने की। ओके, सो फॉर एग्जांपल एक हम एग्जांपल लेते हैं कि जो कोर्ट है उसके पास टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं है सपोज। मतलब कि उसके पास जो केस है वो सपोज मुंबई में कॉज ऑफ एक्शन एरोज हुआ, सब कुछ उसका मुंबई में ही है, लेकिन जो प्लेंटिफ है वो दिल्ली की कोर्ट में आके सूट फाइल कर देता है, जबकि दिल्ली की कोर्ट के पास सुनने की जुरिस्डिक्शन ही नहीं है उसे। यहाँ पे जो दिल्ली का कोर्ट है वो बोलेगा कि आप जाइए और मुंबई की कोर्ट में इसको फाइल करो, मेरे कोर्ट में आप इसको फाइल नहीं कर सकते। सो दिस इज कॉल्ड रिटर्न ऑफ प्लेंट। प्लेंट रिटर्न हो जाएगी और आप फिर उसको मुंबई की कोर्ट में फाइल करोगे। एक चीज इसमें समझने वाली ये है कि जो कोर्ट फीस है, यू मस्ट बी नोइंग, जब भी आप एक सूट फाइल करते हो तो कोर्ट फीस यू हैव टू पे। तो कोर्ट फीस अगर आप रिटर्न हो जाती है प्लेंट आपकी और फिर आप उसको नया कोर्ट में जाके फाइल करते हो तो आपको दोबारा से कोर्ट फीस पे करने की जरूरत नहीं है, वो एडजस्ट हो जाएगी। ओके, तो दिस थिंग हैज टू बी रिमेंबर्ड। तो यही बोलता है रूल नंबर 10। हम आते हैं रूल नंबर 10A पे। रूल 10A ये बोलता है कि सपोज जो हमारा एग्जांपल था दिल्ली वाला कोर्ट। ओके, अब दिल्ली की कोर्ट में आपने मुंबई का कॉज ऑफ एक्शन वाली सूट को फाइल कर दिया, दिल्ली की कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है। यहाँ पे जो प्लेंटिफ है वो दिल्ली वाले कोर्ट को ये बोल सकता है कि सर आप जो है मेरी हेल्प कर दो, एंड व्हाट डू यू डू इज कि आप मुंबई की कोर्ट में इसको यू जस्ट ट्रांसफर द केस टू द मुंबई कोर्ट और आप ही समन्स भेज दो डिफेंडेंट को भी कि वो नेक्स्ट हियरिंग पे मुंबई वाले कोर्ट में पेश हो जाए। यहाँ पे कोर्ट का जो पार्टीज है उनका टाइम सेव हो जाएगा, बिकॉज अब मुंबई की कोर्ट में फिर दोबारा जाओगे, दोबारा से उनको बोलोगे कि अब आप नोटिस इशू करो डिफेंडेंट को बुलाने के लिए, कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिर मुंबई वाला कोर्ट एक हियरिंग लगाएगा, उस हियरिंग पे फिर डिफेंडेंट आएगा। इससे अच्छा है कि आप दिल्ली वाली कोर्ट को ही बोल दो कि सर आप ही, मैं मुंबई वाली कोर्ट में फाइल कर दूंगा, आप एक काम करिए, आप डिफेंडेंट को ये नोटिस भेजो कि मुंबई वाली कोर्ट में आपको इस दिन पेश होना है। तो इसमें कोर्ट का टाइम भी सेव हो जाएगा और पार्टीज का भी टाइम सेव हो जाएगा। ओके, तो दिस कैन बी डन। रूल नंबर 10 है यही बोलता है। ओके, अब रूल 10B क्या बोलता है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा दिल्ली वाला कोर्ट है उसने ये ऑर्डर पास कर दिया कि प्लेन जो है ये रिटर्न होनी चाहिए, मतलब मेरा कोर्ट इसको नहीं सुन सकता। और आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए कि रिटर्न ऑफ प्लेन के साथ तो उसको एंडोर्समेंट भी करना पड़ेगा, दैट इज रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि मैं रिटर्न ऑफ प्लेन क्यों कर रहा हूँ, इस प्लेन में से क्या खामी है, किस खामी की वजह से मैं रिटर्न ऑफ प्लेन कर रहा हूँ। ये दिल्ली वाली कोर्ट को हमारे एग्जाम्पल में रीजंस भी रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। अब दिल्ली वाली कोर्ट ने फॉर एग्जाम्पल रिटर्न ऑफ प्लेन कर दी और रीजंस भी रिकॉर्ड कर लिए। अब इस ऑर्डर के खिलाफ जो हमारे प्लेंटिफ हैं वो करते हैं अपील कि सर ये मेरे ख्याल से गलत डिसीजन था दिल्ली कोर्ट का, उसके पास जुरिस्डिक्शन है, उसी को सूट सुनना चाहिए। ये अपील कर दी उसने, प्लेंटिफ ने। अब एपेलेट कोर्ट जो है उन्होंने सुना केस को पूरा, एंड एपेलेट कोर्ट हैज डिसाइडेड कि नहीं भाई, दिल्ली की कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, मुंबई की कोर्ट के पास ही जुरिस्डिक्शन है, अब वहीं जाके फाइल करो। ओके, अब पार्टी ये बोल सकती है कि ठीक है सर, मुंबई की कोर्ट में मैं फाइल तो कर दूंगा, लेकिन आप पार्टीज को नोटिस दे दीजिए कि सर जो डिफेंडेंट्स, जो भी बाकी के डिफेंडेंट्स हैं उनको आप नोटिस दे दो कि मुंबई वाले कोर्ट में इस दिन आपको पेश होना है। वही सेम रूल 10A वाला कॉन्सेप्ट है इसमें, ताकि कोर्ट का टाइम सेव हो जाए, पार्टीज का टाइम सेव हो जाए। बट यहाँ पे जो ऑर्डर कर रही है वो कर रही है एपेलेट कोर्ट। एपेलेट कोर्ट सेम चीज करेगी, डिफेंडेंट को नोटिस इशू कर देगी कि इस दिन आप मुंबई वाली कोर्ट में पेश हो जाना, और इससे टाइम सेव हो जाएगा काफी, क्योंकि फिर जो मुंबई वाली कोर्ट है जब उसके पास केस जाएगा उसको फिर दोबारा से ये नोटिस इशू नहीं करने पड़ेंगे डिफेंडेंट को, डिफेंडेंट ऑलरेडी फर्स्ट हियरिंग पे वहां पे पेश हुआ होगा। तो दिस कैन बी डन एज वेल। तो ये रूल 10, 10A और 10B हमारा हो गया। अब हम आते हैं रूल नंबर 11 पे। रूल नंबर 11 टॉक्स अबाउट रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। प्लेंट को
रिजेक्ट कौन से सिनेरियोज में किया जा सकता है, वो हम पढ़ेंगे रूल 11 में. वी विल जस्ट हैव टू रीड इट. Yes. The plaint shall be rejected in the following cases. A. Where it does not disclose a cause of action. यानी कि cause of action जो है वो डिस्क्लोज नहीं किया हुआ प्लेंटिफ ने. cause of action क्या होता है, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टिल यहां पे मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं कि व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्शन. कॉज ऑफ एक्शन तभी अराइज होगा जब ये दो इंग्रेडिएंट्स हमारे फुलफिल होंगे. फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज कि जो हमारा प्लेंटिव है उसके पास कोई राइट था, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ अ राइट. ओके. सेकेंडली उस राइट का वायलेशन होना चाहिए. जस्ट अ सेकेंड. वायलेशन ऑफ अ राइट. अगर ये दोनों चीजें हैं तब आप बोल सकते हो कि कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो चुका है. आपका एक राइट था, उस राइट का अगर वायलेशन हुआ है, then you can say that there has been a cause of action to institute a suit. तो अगर ये कॉज ऑफ एक्शन आप डिस्क्लोज नहीं करते हो अपने प्लेंट में कि मैं प्लेंट एक्चुअली में फाइल क्यों कर रहा हूं, मेरा कौन सा राइट वायलेट हुआ है, ये चीज आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो प्लेंट में, तब आपकी जो प्लेंट है वो हो जाएगी रिजेक्ट. अब आते हैं बी पे. वेयर द रिलीफ क्लेम्ड इज अंडर वैल्यूड. दैट इज, इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं. फॉर एग्जाम्पल, जो सूट है हमारा वो है सब्जेक्ट मैटर, सॉरी, जैसे कि प्रॉपर्टी का सूट है फॉर एग्जांपल, और प्रॉपर्टी का वैल्यू है इन रियलिटी रुपीज 10 लाख. 10 लाख रुपए की वैल्यू है प्रॉपर्टी की. बट आपने कोर्ट फीस को बचाने के लिए क्या किया, आपने बोला कि जी मेरी प्रॉपर्टी जो है ना उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए नहीं, उसकी वैल्यू है हमारी 5 लाख, ताकि कम कोर्ट फीस पे करने पड़े. ये सबको याद, ये चीज सबको पता होनी चाहिए कि कोर्ट फीस जो है प्रॉपर्टी की केसेस में प्रॉपर्टी की वैल्यू के ऊपर पे करी जाती है. अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा है तो ज्यादा कोर्ट फीस होगी, प्रॉपर्टी की वैल्यू कम है तो कम कोर्ट फीस पे आपको करनी पड़ेगी. अब 5 लाख रुपीज आपने बोला कि जो मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 लाख रुपीज है, यहाँ पे क्या होगा, कोर्ट आपको बोलेगी कि नहीं जी इस प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 लाख रुपए ही है, आप इसको करेक्ट करो. फर्स्ट हियरिंग में नॉर्मली कोर्ट आपको ये चीज कहने के लिए बोलती है कि आप इसकी वैल्यू ठीक करो. एंड इफ यू डोंट डू इट देन आपकी जो प्लेंट है वो हो जाएगी रिटर्न. देन योर प्लेंट विल बी रिटर्न्ड इफ यू डोंट करेक्ट द वैल्यूएशन ऑफ योर सूट. सी देखते हैं इसका. वेयर द रिलीफ क्लेम्ड इज प्रॉपर्ली वैल्यूड बट द प्लेंट इज रिटन अपॉन पेपर अनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड. पेपर अनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड का क्या मतलब होता है, मतलब आपने एडिक्वेट कोर्ट फीस नहीं पे करी. यू हैव नॉट पेड एडिक्वेट कोर्ट फीस. अगर आपने ढंग से कोर्ट फीस पे नहीं करी है, कम कोर्ट फीस पे करी है, तो भी आपकी जो प्लेंट है वो रिजेक्ट हो सकती है. इसमें भी कोर्ट आपको पहले एक बार बोलेगी कि आप कोर्ट फीस हमें पे कर दो, जितनी भी बची हुई कोर्ट फीस है उसको पे कर दो. एंड स्टिल इफ यू डोंट डू इट देन आपकी प्लेंट हो जाएगी रिजेक्ट. ओके. हम आते हैं डी पे. वेयर द सूट अपीयर्स फ्रॉम द स्टेटमेंट इन द प्लेंट टू बी बार्ड बाय एनी लॉ. मतलब प्लेंट को देखते ही समझ में आ रहा है कि हमारी प्लेंट जो है वो है बार्ड बाय लॉ. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसको लिख के बता देता हूं.
फॉर एग्जाम्पल 10 जून को सिविल कोर्ट नंबर ए कोर्ट का नाम है। अब ये कोर्ट 10 जून को एक सिविल फैसले का, ऑब्वियसली सिविल कोर्ट है तो सिविल मैटर में अपना डिसीजन दे देती है। सपोज प्रॉपर्टी का कोई मैटर है, उसमें डिसीजन आता है 10 जून को। अब भाई जिस 10 जून को डिसीजन आया, 11 जून को जो पार्टी है जिसके खिलाफ डिसीजन आया है, वो सेम कोर्ट में, सेम सिविल कोर्ट में वो पेटिशन क्या प्लेन फाइल कर देती है सेम सब्जेक्ट मैटर पे। ओके, सेम सब्जेक्ट मैटर है, सब कुछ सेम है, दोबारा से फाइल कर दी गई है। अब यहाँ पे वी नो द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, और क्या होगा, जो हमारी प्लेंट फाइल करी गई है दोबारा से, उस पर लग जाएगी रोक। मतलब जो कोर्ट है उसको समझ में उसको तो पता ही चली जाएगा ना, पिछले दिन ही उसने इसमें डिसीजन दिए और अगले दिन सेम चीज पे दोबारा से केस फाइल हो गया। तो जैसे डिफेंडेंट कोर्ट को पॉइंट आउट करेगा कि सर ये तो आप डिसीजन कल दे चुके हो, उस पर दोबारा से इसने आज फाइल कर दिया, जैसे ये चीज प्लेन को देखती समझ में आ जाएगी, उस टाइम पे यू विल से दैट द प्लेंट इज बार्ड बाय एनी लॉ। कौन सा लॉ है यहाँ पे, सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी। द प्लेंट इज बार्ड बाय रेस जुडिकाटा, सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी। ये प्लेंट को देखती समझ में आ जाएगा उसको, क्योंकि उसने पिछले दिन ही इस पे डिसीजन दिया। हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जो प्लेंट को देखती समझ ना आए, जिसपे हियरिंग्स लगे, 4-5 हियरिंग लगे, उसके बाद समझ में आए कि भाई ये जो प्लेंट है ये बार्ड बाय लॉ है, तो वहां पे ये डी क्लॉज अप्लाई नहीं होगा। डी क्लॉज तभी अप्लाई होगा जब प्लेंट को देखते ही समझ में आ जाए कि हाँ भाई दिस प्लेंट इज बार्ड बाय लॉ। लेकिन उस पर अगर 4-5 हियरिंग होगी, उसके बाद पता लगेगा कि हाँ ये प्लेंट बार्ड बाय लॉ है, तो यहाँ पे रूल डी नहीं लगेगा। रूल डी तभी लगेगा, यू हैव टू बी वेरी क्लियर व्हेन प्लेंट को देखते ही समझ में आ जाए कि भाई दिस इज बार्ड बाय लॉ। ओके, रूल ई बोलता है वेयर द प्लेंट इज नॉट फाइल्ड इन डुप्लीकेट। हमने ऑर्डर नंबर 4 में पढ़ा था कि जो हमारी प्लेंट है वो डुप्लीकेट में फाइल होनी चाहिए, डुप्लीकेट में फाइल होनी चाहिए। मैंने आपको हाईलाइट किया था ऑर्डर नंबर 4 में। इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर डुप्लीकेट में प्लेंट फाइल नहीं हुई भी है, मतलब प्लेंट का ओरिजिनल कॉपी और फिर उसके साथ एक और बार प्लेंट को हमें 2 बार सेम प्लेंट को हमें 2 कॉपीज में फाइल किया कोर्ट में, इफ दिस इज नॉट डन देन योर प्लेंट विल बी रिजेक्टेड, प्लेंट आपकी हो जाएगी रिजेक्ट। ओके, वेयर द प्लेंट फेल्स टू कंप्लाई विद सब रूल 2 ऑफ रूल 9। तो रूल 9 का जो हमने पढ़ा हुआ है, रूल 9 ऑफ ऑर्डर 7, उसके कॉन्सेप्ट्स, उसका जो डायरेक्शन है उसको आप कंप्लाई नहीं कर रहे हो, देन ऑल्सो योर प्लेंट विल बी रिजेक्टेड। प्लेंट आपकी तभी भी रिजेक्ट हो जाएगी। अब रूल 9 में क्या लिखा था, प्लेन जो है वो प्लेन पेपर में जितने डिफेंडेंट्स हैं उतनी प्लेन्स आप फाइल करोगे प्लेन पेपर पे। अगर आप ये चीज नहीं करते हो विद इन 7 days देन योर प्लेंट विल बी रिजेक्टेड, रिजेक्शन हो जाएगी आपकी प्लेंट की। सो दिस इज व्हाट रूल नंबर 11 सेज। रूल 11 पे जो जो हमने डिस्कस किया है ये सबको ध्यान में रखनी है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और इवन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, दिस इज सम लाइक दिस इज एन इंपॉर्टेंट रूल, सो इसकी हमको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ओके, प्रोवाइजो पढ़ लेते हैं इसका। provided that a time fixed by the court for the correction of the valuation or supplying of the requisite stamp paper shall not be existed unless the court for reasons to be recorded is satisfied the plaintiff was prevented by any cause of an exceptional nature for correcting the valuation or supplying the requisite stamp paper। मतलब कि जो कोर्ट ने आपको टाइम दिया था स्टैम्प पेपर को, स्टैम्प पेपर हमारा क्या है, कोर्ट फीस पे करने के लिए या फिर वैल्यूएशन ठीक करने के लिए कोर्ट ने आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया था, तो वो एक्सटेंड नहीं होगी। दैट टाइम विल नॉट बी एक्सटेंडेड अनलेस कोर्ट को लगे कि नहीं भाई प्लेंटिफ को एक्चुअली में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसके पास ही इज वेरी इल फॉर एग्जांपल,
उस केस में कोर्ट जो है ये टाइम बढ़ा भी सकता है, जो टाइम इसने करेक्ट करने के लिए दिया था कोर्ट फीस और वैल्यूएशन को। ओके, सो दिस इज व्हाट रूल नंबर 11 सेज। रूल 12 क्या बोलता है? Where a plaintiff is rejected, the judge shall record an order to that effect with reasons. मतलब प्लेंट आपके अगर रिजेक्ट हो रही रूल 11 में तो उसके रीजंस भी आपको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। अब रूल 12 हमारा हो गया है। रूल 13 से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।